Good morning. Today is 27th October 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. जो हमारा पहला आर्टिकल है वो रिलेटेड है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड। ये देखिए, ये साइड में छोटा आर्टिकल ही है। क्या हुआ है, कंटेक्स्ट क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2017 के आंकड़े डिक्लेयर किए गए हैं और रैंकिंग डिक्लेयर की गई है। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा में। तो ये यहाँ पर प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन डिक्लेयर करता है? ये वर्ल्ड बैंक डिक्लेयर करता है। इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस 2 बार आ चुके हैं, 2014 में भी और 15 में भी। हर साल आते हैं, इवन 16 में भी, अभी इस साल भी आया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। वर्ल्ड बैंक इसको डिक्लेयर करता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता क्या है? देखिए, ये एक इंडेक्स है, रैंकिंग है जो वर्ल्ड बैंक द्वारा डिक्लेयर की जाती है और इसमें यह बताया जाता है कि किसी देश में, पर्टिकुलर देश में बिजनेस करना कितना आसान है, कितनी आसानी से बिजनेस इस्टेब्लिश करा जा सकता है और उसको मेंटेन किया जा सकता है किसी देश के अंदर। उसकी रैंकिंग को ये डिक्लेयर करता है। तो पैरामीटर्स क्या क्या है, किस किस देश पे ये, किस किस बेसिस पे ये डिक्लेयर किया जाता है? देखिए, बहुत सारे पैरामीटर्स इसके अंदर में है। बिजनेस को स्टार्ट करना, ये आप एक एग्जांपल से ले लीजिए। अगर मान लो आपको एक फोटोस्टेट मशीन की दुकान लगानी है, आपको कोचिंग मटेरियल, आईएएस की कोचिंग मटेरियल के लिए एक फोटोस्टेट की दुकान लगानी है, तो शुरू से ही वो दुकान लगाने के लिए एग्रीमेंट बनवाना, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेना, पानी का कनेक्शन लेना और टैक्स देना और ज़्यादा इंटरफेरेंस ना हो एमसीडी के द्वारा में, और छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सारी चीज़ें। ये तो हमने सिर्फ एक फोटोस्टेट मशीन जो आईएएस की कोचिंग के नोट्स फोटोस्टेट करता है उसके लिए है। बड़े लेवल पे आप देख लीजिए, बैंक्रप्सी, इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, ट्रेडिंग अक्रॉस द बॉर्डर्स, टैक्स और इन्वेस्टर्स को बचाना, लोन लेना बैंक से कितना आसान है, और प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाना, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना, ये सारी चीज़ें ये देखिए साइड में भी दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप याद कर लीजिए। मेंस में जब भी आए, इनके बेसिस पर आप अपना आंसर लिख सकते हैं। तो इसमें हमारी रैंकिंग देखिए, 2012 में हमारी रैंकिंग थी 139, 2013 में हुई 132 और फिर 140 हुई, 2014 में 142 और 2016 में 130 हुई। कहा यह जा रहा था कि बीजेपी की सरकार यानी नरेंद्र मोदी के आने के बाद में ये रैंकिंग हमारी इंप्रूव होगी और थोड़ी बहुत हुई भी है। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो इन्होंने कहा था कि हमारा टारगेट ये है कि टॉप 50 में हम आ जाएंगे जल्द से जल्द। लेकिन अभी 2016 से लेकर 17 के बीच में सिर्फ एक रैंक इंप्रूव हुई है, यानी इस साल भी हमारी जो रैंक है वो 130 ही है। 130 क्यों? क्योंकि कई बार 2 कंट्री एक ही रैंक पर होते हैं, इसलिए पिछले साल भी 130 थी, इस बार भी 130 है। एक रैंक का इंप्रूव हुआ है लेकिन 130 ही है। तो अब देखिए, ये क्या इंडिकेट करता है? ये तो साफ साफ इंडिकेट करता है कि कितने स्लो प्रोग्रेस है रिफॉर्म्स की। अगर इसी प्रोग्रेस से हम चलते रहें, एक एक रैंक बढ़ते रहें, तो टॉप 50 में आने के लिए तो हमें 70 साल लग जाएंगे। और देखिए, कंपटीशन तो वैसे ही ऑलरेडी हाई है। 75% जो रिफॉर्म रजिस्टर किए गए हैं इस बार के इंडेक्स में, 75% यानी 283 रिफॉर्म्स, वो तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के द्वारा ही किए गए हैं। डेवलपिंग कंट्रीज से ही तो हमारा कंपटीशन है। और जो दूसरे 10 परफॉर्मर्स हैं उसमें तो पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कीनिया, इन सब का नाम भी है। पाकिस्तान का नाम तो आपको डेफिनेटली चौंकाएगा। पाकिस्तान ने तो पक्का चाइना के साथ मिलकर रिश्वत दी होगी इस इंडेक्स में आने के लिए। तो आगे देखिए, अब हमने कई सेक्टर्स में तो अच्छा काम किया है। कौन कौन से ऐसे सेक्टर है जिसमें हमने अच्छा काम किया? देखिए, हमने टैक्स पेमेंट्स को सिंप्लीफाई कर दिया। आपने देखा होगा, प्रीलिम में आपने पढ़ा भी होगा, एक सुगम्य स्कीम चलाई गई थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। ऑनलाइन टैक्स हम अब आसानी से भर सकते हैं, तो यहाँ अच्छा काम किया है। ट्रेड प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करने में हमने अच्छा काम किया, यानी जो वन विंडो क्लियरेंस और ये सब हम चला रहे हैं, उस दृष्टि से भी हमने अच्छा काम किया है। कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्समेंट करने में भी हमने काफ़ी इंप्रूवमेंट करी है। हालांकि स्टिल हमारी रैंक अभी तक इसमें 172 है, लेकिन काफ़ी इंप्रूवमेंट इसमें देखने को मिला है। और जो सबसे अच्छी बात और सबसे हार्टनिंग चीज़ है वो है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन में रैंकिंग का इम्प्रूव होना। 2013 में एक बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेने में टाइम लगता था 138 दिन। अभी 2015-16 में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेने में टाइम लगता है 45 डेज। तो काफ़ी इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है। 26 प्लेसेस का इंप्रूवमेंट यहाँ पे हमने रजिस्टर किया है। तो और देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जीएसटी हम लाने वाले ले भी आए और थोड़ा फाइनल रूप में आने में टाइम लग रहा है। बैंक्रप्सी कोड हम लाए हैं, इंसोलेंसी कोड हम लाए हैं। तो देखिए, हो सकता है ये अच्छी चीज़ें हम कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। हो सकता है कि अगले साल की जो रिपोर्ट हो, अगले साल के इंडेक्स में इनका फ़र्क पड़े। तो लेकिन डेफिनेटली है, हमें तेज़ी लानी होगी इन रिफॉर्म्स में, अदरवाइज़ बहुत टाइम लग जाएगा जितना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके अलावा देखिए, गवर्नमेंट ये कहती है, गवर्नमेंट का स्टैंड ये है कि जो वर्ल्ड बैंक देखता है, वर्ल्ड बैंक सिर्फ
दो बड़ी सिटी को देखता है और बाकी छोटी छोटी सिटी तो भूल ही जाता है कि जैसे और भी स्टेट्स में रिफॉर्म आ रहे हैं, छोटे छोटे उड़ीसा में और इनमें स्टेट्स में रिफॉर्म की बात गवर्नमेंट कर रहा है। तो वर्ल्ड बैंक देखता है सिर्फ दो सिटी, दिल्ली और मुंबई। लेकिन 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 ये तो और भी बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि दिल्ली और मुंबई में तो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सबसे अच्छा ही है, बल्कि दूसरे स्टेट्स में ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, और दिल्ली और मुंबई तो ज़्यादा अच्छा है। अगर गवर्नमेंट दूसरे स्टेट्स की बात कर रही है, उनको वर्ल्ड बैंक कंसीडर करेगा तो हालात और भी बेकार हो जाएंगे। और ई बिजनेस पोर्टल चलाया गया है। ई बिजनेस पोर्टल ऑनलाइन, अगर किसी को भी बिजनेस इस्टेब्लिश करना है तो ऑनलाइन क्लियरेंस ली जा सकती है, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा अभी तक लोगों ने उठाया नहीं है। ये अच्छी चीज़ गवर्नमेंट ने जो स्टार्ट की थी, अभी तक एक बहुत ज़्यादा यू कैन सी डेट वाटरशेड चीज़ है नहीं है अभी बिजनेस इस्टेब्लिश करने में। महाराष्ट्र में 5 बिलियन इन्वेस्टमेंट आई थी, फोक्स जो कौन की कंपनी लाने वाली थी, लेकिन अभी ये अभी तक सिर्फ पेपर पे ही है और कुछ रियलिज्म यानी कुछ खास रियलिटी में देखने को नहीं मिला है। देखिए ये बात सच है, ये बात बिल्कुल सच है कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग के दम पे नहीं आती है। यानी आपकी रैंकिंग 130 है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके देश में बिजनेस आएगा ही नहीं। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं बिजनेस को लाने में, सिर्फ रैंकिंग मैटर नहीं करती, और भी चीज़ें हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने पहले ये कहा था और इस तरफ कम काम हुआ है। गवर्नमेंट ने कहा था कि हम कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, यानी गवर्नमेंट डजंट हैव एनी बिजनेस इन द बिजनेस। दूसरा, रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स हम नहीं लाएंगे। रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या टैक्स होता है? रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो पहले लगाया जाए। यानी अभी देखिए, अभी वोडाफोन काम कर रहा है हमारे देश में, अभी अलग एक्ट है, यानी लेकिन गवर्नमेंट एकदम से कहे कि देखिए 2007 में उस टाइम पर आपने ये गलती करी थी और अभी हम नया टैक्स लगा रहे हैं जो कि रिट्रोस्पेक्टिव 2007 से लागू होएगा। वो अभी से लागू होना चाहिए ना, 2016 से, वो 2007 से लागू क्यों होएगा भाई? तो ये टैक्स का डरावा, टैक्स टेररिज्म बंद होना पड़ेगा। एक लैंड एक्विजिशन में बहुत दिक्कतें आती हैं। नया बिजनेस इस्टाब्लिश करने में आपको याद होगा कि सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने भी यही बात कही थी कि लैंड एक्वायर करने में इंडिया में बहुत दिक्कतें आती हैं, इसलिए हम बिजनेस इस्टाब्लिश नहीं कर सकते। तो इस तरफ गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा। तो क्वेश्चन तो सिंपल यही बनता है, पेपर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है। Even after taking so many steps, even after starting so many reforms, why India is still lagging in the ease of doing business? What are the roadblocks which are still persisting there? इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि क्या अभी भी दिखते हैं, क्यों अभी भी इंडिया की रैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत ज़्यादा है। तो अगला आर्टिकल क्या है? अगला जो आर्टिकल है, देखिए, क्वेटा में पाकिस्तान में बम ब्लास्ट हुआ। बम ब्लास्ट नहीं हुआ, और टेररिस्ट ने अटैक किया। 3 टेररिस्ट ने आकर यहाँ पे अटैक किया। और जो क्वेटा है, ये देखिए यहाँ पे क्वेटा बलूचिस्तान में है। और बलूचिस्तान आपको पता ही होगा, वहाँ पर एक सिसेशनिस्ट मूवमेंट चल रही है। बलूचिस्तान अलग देश की मांग कर रहा है पाकिस्तान से, और इसका बॉर्डर लगता है बलूचिस्तान का ईरान में भी और अफगानिस्तान में भी। बलूचिस्तान की लोकेशन हमने पहले भी डिस्कस की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। ईरान से इसका बॉर्डर लगता है, अफगानिस्तान से बॉर्डर लगता है, और इवन जो यहाँ पे देखिए सी में और अरेबियन सी के पास यहाँ पे जो है, अरेबियन सी नहीं, थोड़ा सा आगे है, अरेबियन सी तो इंडिया की साइड पड़ जाता है। और देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन इसकी है। ये मैप आप मत छोड़िएगा, मैप अपना इंडिया है सारा, ये भी मिला लो, सारा मिला लो, सॉरी। तो देखिए आगे क्या है, पाकिस्तान में एक साइकिल ऑफ वायलेंस चल रहा है। बहुत सारे अटैक्स वहाँ पहले भी हुए हैं, और पेशावर जो है पेशावर है, 2014 में पेशावर में अटैक हुआ था, और वहाँ पे बच्चों की मौत हुई थी। 148 बच्चे वहाँ मारे गए थे। और इससे पहले इसी साल के शुरू में अगस्त में भी हॉस्पिटल में अटैक हुआ था लाहौर में। तो जो साइकिल है अटैक्स का, वो बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान में। अभी देखिए नवंबर 2016 में जो क्वेटा में अटैक हुआ है, लाहौर में अटैक हुआ था। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है, पाकिस्तान में अटैक्स अभी भी जारी हैं। जो पाकिस्तान की आर्मी पहले कह रही थी कि हमने एलिमिनेट कर दिया टेररिस्ट को, अब वो पाकिस्तान में अटैक नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी भी हमने अटैक किया, अभी भी टेररिस्ट की जो शक्ति है अटैक करने की और कैजुअलिटीज़ पहुंचाने की अभी भी है। ये अटैक 2 तरीके से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि एक ये तो क्वेटा में किया गया, बलूचिस्तान में। क्वेटा में जो चाइना पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये देखिए यहाँ पर, ये होकर गुजरता है। यानी बलूचिस्तान में वो गदार पोर्ट बना रहे हैं, और 46 बिलियन की जो इस कॉरिडोर में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और ये गदार पोर्ट जिनजियांग रीजन से जोड़ेगा, ये देखिए यहाँ से जोड़ेगा। और पाकिस्तान को, चाइना को तेल ले जाना होगा तो सीधा गदार पोर्ट से जिनजियांग रीजन में तेल ले जाएगा, उसको घूम के नहीं जाना पड़ेगा। तो एक तरह से इस रीजन का इंस्टेबल होना, जो ये 46 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है, वो खतरे में पड़ जाएगी।
और दूसरा इस अटैक को 3 ऑर्गेनाइजेशंस ने यू कैन से दैट क्लेम किया कि हमने किया है। टीटीपी कहता है कि हमने किया है, तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है, और लश्कर झांगवी जो अलकायदा से एलाई करता है, उसको सपोर्ट करता है, वो कहता है हमने किया है। और सबसे जो महत्वपूर्ण चौंकाने वाली बात आई है, इस्लामिस्ट स्टेट जिसकी प्रेजेंस अभी तक पाकिस्तान में नहीं है, उन्होंने भी कहा कि हमने ये अटैक किया है। और एक तरह से दोनों के बीच में, लश्कर झांगवी और इस्लामिक स्टेट दोनों के बीच में गठबंधन की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। तो देखिए ये एक बहुत बड़ा कंसर्निंग इशू है पाकिस्तान में, क्योंकि अगर इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान में आता है तो डेफिनेटली उसकी जो आंच है, उसकी चिंगारी इंडिया तक भी पहुंच सकती है, अभी नहीं तो आने वाले काफ़ी समय से बाद। तो अब यही है कि एक देखिए कंपटीशन सा चल पड़ा है, 3 ग्रुप्स इसको क्लेम कर रहे हैं, एक वहाँ पे कंपटीशन है आतंकवादी संगठनों के बीच में कि हमने किया है। और टेररिज्म की जो प्रॉब्लम है वो ग्रेव प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान इस चीज़ को समझता नहीं है। पाकिस्तान अभी भी यूज करता है जो दूसरे टेररिस्ट हैं उनको इंडिया के खिलाफ में अपने जियो स्ट्रेटेजिक फ़ायदे के लिए। देखिए पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान ना गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की बात करता है, गुड तालिबान बैड तालिबान। ये गुड तालिबान बैड तालिबान क्या है वो थोड़ा सा देख लीजिए। गुड तालिबान तो वो तालिबान है देखिए जो अफगानिस्तान में सत्ता की लड़ाई लड़ रहा है, जिसका नाम सिर्फ तालिबान है। वो चाहता है कि लोकल जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है घनी की, उसको उखाड़ फेंका जाए और वहाँ की और एक तालिबान यानी शरिया रूल वहाँ पे इस्टाब्लिश किया जाए। पाकिस्तान इसको सपोर्ट करता है अपने फ़ायदे के लिए। पाकिस्तान को यूँ लगता है कि अगर तालिबान की सत्ता अफगानिस्तान में आ गई तो एक पपेट गवर्नमेंट की तरह हमारे इंटरेस्ट में काम करेगी। और बैड तालिबान क्या है? बैड तालिबान वो तालिबान है टीटीपी, तहरीक तालिबान, जो पाकिस्तान में शरिया लाना चाहता है। यानी जो तालिबान जो शरिया अफगानिस्तान में लाना चाहता है वो तो उसके लिए गुड तालिबान है, और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान में शरिया लाना चाहता है, शरिया, वो बैड तालिबान है। तो ये पाकिस्तान गुड तालिबान बैड तालिबान की पॉलिटिक्स खेलता है। जो अगला जो हमारा आर्टिकल है उसका पहले बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं, फिर ही काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में इन्होंने आर्टिकल लिखा, लेकिन हम सिंपल बना के इसको डिस्कस करते हैं। सॉरी, बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं पहले। जस्टिस वर्मा ने काफ़ी फेमस जज थे, जो निर्भया मूवमेंट हुई थी 2012 में, जो कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने वो कमेटी के हेड थे, और भी बहुत सारी अच्छी जजमेंट्स इन्होंने दी थी। लेकिन ये जजमेंट इनकी थोड़ी कंट्रोवर्शियल है। 1995 में इन्होंने जजमेंट दी हिंदुत्व के मुद्दे पर इन्होंने जजमेंट दी, और इस जजमेंट का असर पड़ा हमारा सेकुलर फैब्रिक पर, ऐसा एडिटर कह रहे हैं। तो आखिर हुआ क्या ऐसा, जजमेंट थी क्या वो? देखिए 1987 में इलेक्शन हुए तो बाला साहब ठाकरे, मनोहर जोशी और इन सब ने इलेक्शन लड़ा, और इन पर आरोप था कि इन्होंने रिलीजन को मिसयूज किया, यानी इन्होंने हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगे। तो हिंदुत्व के नाम पर इन्होंने वोट मांगे, हिंदुइज्म का इन्होंने यूज किया। तो इसका मतलब तो ये हुआ आरपीए, राइट टू रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 का इन्होंने उल्लंघन किया, वायलेशन किया, और इसके तहत इनको डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए था, क्योंकि इस एक्ट का वायलेशन था। दोबारा से बताता हूँ एक लाइन में। इन पर आरोप था 1987 में बाला साहब ठाकरे और मनोहर जोशी पर कि इन्होंने हिंदुत्व का मिसयूज किया, तो इनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए था राइट टू रिप्रेजेंटेशन एक्ट 123 के तहत में। और इसी पर जजमेंट आई बाद में जस्टिस वर्मा की हिंदुत्व के मुद्दे पर। क्या वो सही था, क्या गलत था हिंदुत्व का यूज करना? अब देखिए, इन पर आरोप था कि इन्होंने हिंदुत्व और हिंदुइज्म का यूज किया उस इलेक्शन में। और दूसरा जो केस था, 2 केस आए थे 1995 में। यहाँ पर देखिए 1995 जो जजमेंट थी वो 2 जजमेंट थी, एक नहीं थी। एक तो ये थी, दूसरी जो जजमेंट थी वो थी RY प्रभु प्लस में वर्सेस में PK कुंटे। ये भी सिमिलर सी केस था। बॉम्बे के मेयर का केस था। बॉम्बे का जो मेयर था उस टाइम पर, मुंबई हो गया, बॉम्बे का जो मेयर का इलेक्शन होना था, प्रभु उसमें थे और वो चुने गए थे। ठाकरे ने भी कैंपेन किया था, बाला साहब ठाकरे ने उस इलेक्शन में, और ठाकरे ने हिंदुत्व का यूज किया था। 2 इलेक्शंस की बात कर रही है, एक वो इलेक्शन था 1987 का, एक ये बॉम्बे का मेयर का इलेक्शन। यहाँ भी इन्होंने हिंदुत्व का यूज किया। इन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही कि हिंदुत्व, ये कंट्री है वो सिर्फ हिंदूज का है, और अगर हम सत्ता में आए तो यानी बाद में आने के बाद में जो सभी सिटीजन्स को दीक्षा दी जाएगी हिंदुइज्म की। इस तरह की हमारे कंट्री को तोड़ने वाली, सेकुलर को ठेस पहुंचाने वाली स्टेटमेंट्स उन्होंने उस टाइम पर दी। तो इस बार इस पर, यानी इन दोनों चीज़ों पर जो हिंदुत्व का मिसयूज किया गया, उस पर जस्टिस वर्मा की क्या जजमेंट आई और कोर्ट का क्या कहना था, वो इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कहा, जस्टिस वर्मा ने ये कहा, देखिए हिंदुत्व
कोई हिंदुत्व एक वे ऑफ लिविंग लाइफ है। उन्होंने हिंदुत्व को रिलीजन मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व जो एक ये है धर्म नहीं है, ये सिर्फ एक जीने का तरीका है कि कैसे जिया जाए इंडिया के अंदर में। तो दोबारा से देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ये आंसर्स में यूज कर सकते हो आप, ऐसे में भी यूज कर सकते हो। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व है वो सिर्फ एक जीने का तरीका है, ये एक धर्म नहीं है। इस तरह की बात उन्होंने कही और इसलिए उनको डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। इसीलिए बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व का यूज करना राइट टू रिप्रेजेंटेशन एक्ट का उल्लंघन नहीं है। तो ये देखिए, तो इसका मतलब तो ये हुआ साफ साफ कि हिंदुत्व का यूज करना फंडामेंटलिज्म नहीं है और ये सिर्फ वर्ड्स हैं। तो उन्होंने ऐसा करने में उन्होंने एक ना हिंदुत्व के रूट्स, हिंदुत्व निकलता कहाँ से है उसके रूट्स को ही इग्नोर कर दिया। हिंदुत्व देखिए निकलता है सावरकर से। सावरकर ने हिंदुत्व का डिफाइन किया था हिंदुइज्म की रेस से, यानी हिंदूस से। हिंदुत्व उन्होंने डिफाइन किया था सिर्फ हिंदू रेस से। और उन्होंने, जस्टिस वर्मा ने व्यू लिया मौलाना वहीदुद्दीन का। मौलाना वहीदुद्दीन ने उनके जस्टिस वर्मा के अनुसार कहा था कि हिंदुत्व का मतलब है इंडियनाइजेशन, यानी इंडिया में लोग कैसे रहते हैं उनके जीने का तरीका, उसी का मतलब है हिंदुत्व। और इसका मतलब ये है, हिंदुत्व का इंडियनाइजेशन का मतलब ये कि सारे कल्चर अपने डिफरेंसेस भुला के एक कॉमन जीने का तरीका उभारेंगे, इमर्ज करवाएंगे और उसी के हिसाब से लोग रहेंगे। तो इट इज़ हिंदुत्व इज इंडियनाइजेशन। उन्होंने मौलाना वहीदुद्दीन का व्यू लिया, लेकिन स्टोरी अभी यहीं नहीं है। A.G. नूरूनी ने कहा कि जस्टिस वर्मा ने मौलाना को मिस कोट किया, उन्होंने गलत मतलब इसका निकाला। तो इसका वो क्या हुआ, फ़र्क क्या हुआ, रिपरकशंस क्या हुए? देखिए, जो CM जोशी थे उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर हम सत्ता में आए तो महाराष्ट्र को फर्स्ट हिंदू स्टेट बनाया जाएगा। और जस्टिस वर्मा ने कहा कि ये तो सिर्फ एक्सप्रेशन है, होप है, कैसे वायलेशन हो सकता है। तो देखिए, काफ़ी एक्सट्रीम व्यू जस्टिस वर्मा ने उस टाइम पर लिया। और उनके व्यू ने कि हिंदुत्व सिर्फ एक जीने का तरीका है, RSS की आइडियोलॉजी पे स्टैंप लगा दी, मोहर लगा दी, जिसके फार रीचिंग रिपरकशंस देखने को मिले। अब देखिए, साफ साफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है कि हम सेकुलर कंट्री हैं। हालांकि वर्ड बाद में ऐड किया गया था 1976 में अमेंडमेंट में, 42 अमेंडमेंट में, लेकिन ये साफ है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कि रिलीजन को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए, वोटों की राजनीति के लिए धर्म को यूज नहीं कर सकते। वैसे तो सेकुलरिज्म जो कंसेप्ट है, धर्मनिरपेक्ष जो कंसेप्ट है, वो काफ़ी कंटेक्स्टेड है, काफ़ी विवादित है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने जब डिस्कशन कर रहे थे तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि सेकुलरिज्म ऐसा है कि कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड द रिलीजन, यानी धर्म और रिलीजन अलग अलग हैं, कोई इनका बीच में वो है, बहुत बड़ा गैप है और नहीं मिल सकते, यानी इलेक्शन में रिलीजन का यूज नहीं हो सकता। और अंबेडकर ने भी यही बात कही थी। अंबेडकर ने ये बात बड़े एम्फेसाइज, यानी बड़े जोरदार तरीके से रखी थी। फिर 1994 में 1994 में एक जजमेंट आई। ये जजमेंट इंपॉर्टेंट है, और सारे जो नाम थे इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट हो ना हो, लेकिन SR बोमई की जजमेंट आप हमेशा याद रखिए। जब भी सेकुलरिज्म की बात आए पेपर 2 में या फिर ऐसे में, आप SRI बोमई की जजमेंट जरूर लिखिए, क्योंकि SRI बोमई की जजमेंट में साफ साफ कहा था कि सेकुलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है और कोई भी इलेक्शन इनके दम पर नहीं लड़ा जाएगा। और भी देखिए, बाबरी मस्जिद के बाद में जो सरकारें हटाई गई थी उसका मुद्दा गया था SR बोमई केस में। और SRI बोमई केस ने कहा था कि जो सरकारें हटाई गई हैं वो सही हैं, क्योंकि इन्होंने अपने सेकुलरिज्म को नहीं संभाल के रखा। छोड़िए, ये किसी और दिन डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ऐसे ही बताने के लिए था। थोड़ा सा दोबारा से बता देता हूँ आपको, चलो अगर समझ ना आया तो हुआ क्या था 1992 के बाद में, 1992 में बाबरी मस्जिद ढाई गई थी। तो बाबरी मस्जिद ढाई गई थी तो नरसिम्हा राव उस टाइम पर सत्ता में थे। नरसिम्हा राव सत्ता में थे तो उन्होंने क्या किया था, सेंटर में सत्ता में थे ये, तो उन्होंने क्या किया था, 3 स्टेट में दंगे हुए थे, तो यूपी वगैरह की, शायद महाराष्ट्र भी था उस टाइम पे, इन तीनों स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट में इशू गया कि आपने प्रेसिडेंट रूल क्यों लगाया, ये लगाना गलत था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, SRI बोमई केस था ये, कि ये सही था लगाना, क्योंकि ये स्टेट्स अपने सेकुलरिज्म को संभाल कर नहीं रख सके और सेकुलरिज्म अपने कॉन्स्टिट्यूशन का एक अभिन्न पार्ट है। तो इस तरह का ये केस था। तो सेकुलरिज्म के मुद्दे पर स्टैंप लग गई SRI बोमई केस में, हमेशा याद रखिए आप। तो अब क्या, देखिए ये सब तो हो गया ना, पुरानी बातें हैं, तो अब क्या, अब क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम, खाम का टाइम खराब कर रहे हैं। तो अब देखिए, अब हुआ ये है कि 1995 के केस के बाद में, 1995 की जजमेंट के बाद में पिक्चर ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद में काफ़ी सारे जजेस थे वो डिसएग्रीड हुए
और वो जस्टिस वर्मा से एग्री नहीं हुए काफ़ी सारे जजेस, तो उन्होंने बात की कि इस जजमेंट को, यानी जस्टिस वर्मा की जजमेंट को एक लार्जर बेंच पर भेजना चाहिए हमें। आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, अगर कोई तीन जजेस की बेंच अगर कोई जजमेंट देती है और उसको बदलना है तो उससे बड़ी बेंच बैठनी चाहिए। यानी तीन की जजेस की बेंच ने वो वर्डिक्ट दिया था, तो अब 5 जजेस की बेंच उसको चेंज कर सकती है। तो बाद में 2 केसेस और आए। एक केस था अभिराम सिंह वर्सेस में CD कॉम्पटन और दूसरा नारायण सिंह वर्सेस में सुंदरलाल पटवा। ये मत याद कीजिए, छोटे मोटे केस आप मत याद कीजिएगा। और वैसे याद रहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप टेंशन लेने स्टार्ट कर दो कि हाँ भाई इतने सारे जजमेंट्स हैं। तो 2014 में इसकी फाइनली रेफरेंस के लिए आया, यानी दोबारा जस्टिस वर्मा की जो बात थी वो सही थी या गलत थी। तो अब राइटर कहते हैं कि वो रेफरेंस अब आ चुकी है, तो अब एक अपॉर्चुनिटी थी इसको चेंज करने के लिए। जस्टिस जो वर्मा की हिंदुत्व की मिस्टेक थी उसको चेंज करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, एक मौका था। लेकिन हुआ क्या, जो अभी बेंच बैठी है, अभी बेंच यानी TS ठाकुर के नेतृत्व में, उन्होंने कहा कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड है नहीं कि इसको रिव्यू किया जाए जस्टिस वर्मा की जो उस बात को, यानी उन्होंने इनकार कर दिया। अभी की बेंच ने, जस्टिस TS ठाकुर की बेंच ने, बड़ी बेंच ने इनकार कर दिया जस्टिस वर्मा की जो बात थी उसको रिव्यू करने के लिए, उसकी वर्डिक्ट को रिव्यू करने के लिए। उन्होंने कहा कि जस्टिस TS ठाकुर ने कहा कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ये। और फाइनली देखिए कंक्लूजन में ये कहते हैं कि, जो राइटर कंक्लूजन में ये कहते हैं कि 1964 में गजेंद्रा गदकर का व्यू ये था कि रेस, रिलीजन, कास्ट को यूज़ नहीं कर सकते इलेक्शन के लिए और राइट टू रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और यही व्यू को अपनाना चाहिए अभी, यानी जस्टिस वर्मा के व्यू को छोड़ के और अभी इनके व्यू को अपनाना चाहिए, यही कंक्लूजन में कहते हैं। तो क्वेश्चन तो बन ही सकता है, साफ साफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है पेपर 2 में। और कैसे कह सकते हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे पर, देखिए हिंदुत्व तो नहीं पूछेंगे UPSC, या तो हम यूज कर सकते हैं ऐसे में इसको, या फिर धर्म के नाम पे इसके पॉइंट्स अच्छे पॉइंट्स हैं, सेकुलरिज्म को पॉइंट अच्छे, कहीं ना कहीं इनके पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। तो आगे देखिए अगला आर्टिकल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। अभी देखिए हमने ये आर्टिकल डिस्कस कर लिया, हमने ये आर्टिकल पाकिस्तान के क्वेटा टैक्स का था, अभी जो हिंदुत्व का आर्टिकल ये आर्टिकल था, हमने तीनों आर्टिकल डिस्कस कर लिए हैं। ये आर्टिकल जो है यहाँ पे देखिए जो सेकंड पेज है, ये आर्टिकल साफ साफ US के इलेक्शन पे है। और ये आर्टिकल है जो एनर्जी सिक्योरिटी पे, एक कंपनी है GPSC, उसमें स्टेक्स लिए हैं ONGC ने, और सारा का सारा आर्टिकल इसी पे है। तो बहुत ज़्यादा डेटा है और बहुत ज़्यादा है, बस एक पॉइंट हम यूज़ कर लेंगे, एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ इंडिया क्या कर रहा है, तो ONGC ने स्टेक्स लिए, तो बहुत ज़्यादा डीप में इसमें नहीं जा सकते हम। ये आर्टिकल जो है वो भी वैसे तो देखिए US में बढ़ते हुए क्राइम्स पर ये आर्टिकल है, और कैसे US में बढ़ते हुए क्राइम्स और इलेक्शंस में मुद्दे हैं। यूज़ तो कम ही आएगा, फिर भी एक जनरल नॉलेज के लिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, अगर इंटरव्यू में भी काम आए या फिर थोड़ा बहुत लिखना हो तो हम कर लेते हैं इसको थोड़ा सा डिस्कस, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ब्रीफ सा पॉइंट्स, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे। देखिए अब क्या है, अभी इस बार के इलेक्शंस में ग्रेव एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं दोनों कैंडिडेट्स के द्वारा में। हिलेरी क्लिंटन जो डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट हैं और ट्रंप जो रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट हैं, दोनों एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति वहाँ पर चल रही है। हिलेरी क्लिंटन पर आरोप है कि उन्होंने एक प्राइवेट सर्वर से 30,000 मेल भेजे और बाद में उनको डिलीट कर दिया, और एक सिक्योरिटी एक खतरे में पड़ गई उनकी गवर्नमेंट की। देखिए वहाँ पर ये बात देखिए आप, वहाँ पर ईमेल्स भेजना भी कितना एक महत्वपूर्ण इशू है। हमारे यहाँ पर ऐसे तो इशू उठते ही नहीं इलेक्शन में कि प्राइवेट सर्वर से और प्राइवेट ईमेल आईडी से मेल भेज दी। ट्रंप पर आरोप ये लगता है कि उन्होंने टैक्स अवॉइड किया, उन्होंने टैक्स चोरी की, और सेक्सुअल असॉल्ट का भी उन पर आरोप लगता है। अब देखिए ट्रंप जो हैं वो टफ हैं और काफ़ी सख्त हैं कि क्राइम को कैसे हैंडल किया जाए, और वो तो एक इमिग्रेशन को रोकने की बात कहते हैं, खास करके जो लैटिन अमेरिकन हैं यानी ब्राज़ील और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के लोग हैं और मुस्लिम्स, यानी कम से कम इनको एमिग्रेंट्स और एंटर करने दिया जाए US के अंदर में। देखिए एक ये मुद्दा काफ़ी बार पूछा जाता है कि गन के कारण क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है वहाँ पर। हमारे यहाँ पे तो इंडिया में आपको पता होगा हथियार लेने के लिए यानी पिस्तौल लेने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, बहुत काफ़ी सख्त है हमारा स्टेट इस मामले में, यानी आसानी से कोई हथियार नहीं खरीद सकता। वहाँ पे अमेरिका में कोई भी ले सकता है हथियार, जैसे हमारे यहाँ पे सब्जी मिलती है वैसे ही वहाँ पे गन मिलते हैं, कोई भी जाके ले सकता है। तो अब देखिए क्राइम्स तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा राइज पर हैं, और अभी इतने ज़्यादा राइज पर हैं कि काफ़ी सख्त कानून कई स्टेट्स में वहाँ पे लगाए गए हैं। एक है स्टॉप एंड फ्रिस्किंग यानी रैंडमली किसको भी रोक के चेक किया जाए।
और यहाँ पर आरोप लगता है कि माइनॉरिटी के जो सेंटिमेंट्स है वो हर्ट होते हैं। ज़्यादातर ब्लैक्स को यानी अमेरिकन अफ्रीकन्स को चेक किया जाता है ऐसे ही रोक कर और उनकी चेकिंग तलाशी लेकर। जो पुलिस कहती है कि इससे काफ़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा वो बार बार पढ़ते हैं ताकि, और उनको यूज़ किया जाता है क्राइम के लिए, तो काफ़ी क्राइम में कमी आई है इसी वजह से। तो देखिए लेटेस्ट कंट्रोवर्सी है क्या? लेटेस्ट कंट्रोवर्सी तो बार बार मतलब एक पर्टिकुलर इंसिडेंस पर नहीं जाकर हम बार बार डेली न्यूज़पेपर में आते हैं कि अनप्रोवोक्ड फायरिंग की जाती है अमेरिकन अफ्रीकन्स के द्वारा में। तो एक क्लासेस देखने को मिलते हैं। क्लासेस में एक तरफ होती है पुलिस, दूसरी तरफ होते हैं ब्लैक्स, यानी ब्लैक्स और पुलिस के क्लासेस देखने को मिलते हैं। और पुलिस द्वारा काफ़ी निर्दोष ब्लैक लोगों की हत्याएं की गई और बाद में ब्लैक्स द्वारा भी काफ़ी पुलिस वाले मारे गए। तो इस तरह से एक जो ब्लैक्स में जो क्राइम्स हैं वो राइज हैं, बढ़ते जा रहे हैं जो क्राइम्स हैं। तो खास वो नहीं है कि कोई आर्टिकल हमारे लिए हमारे यूपीएससी में इस पर कोई क्वेश्चन आए, लेकिन ऐसे में यूज कर सकते हैं द इनटॉलरेंस इज राइजिंग इवन इन यूएसए, यूएसए इज़ द मदर डेमोक्रेसी। जैसे बात करते हैं बार बार कि इंडिया में इंटॉलरेंस बढ़ रही है, तो ये तो एक विवादित इशू है कि इंडिया में इंटॉलरेंस बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। कुछ कहते हैं बढ़ रही है, कुछ कहते हैं नहीं बढ़ रही है। लेकिन बात ये उठती है कि यूएसए में बढ़ रही है, वो भी ज़्यादा बढ़ रही है। यूएसए में जो ब्लैक्स के खिलाफ में एक माहौल पैदा हो रहा है वो बहुत निंदनीय है। क्योंकि देखिए अमेरिका तो जाना ही इसलिए चाहता है, अमेरिका इसलिए जाना चाहता है कि अपनी वैल्यूज़ के लिए जाना चाहता है अमेरिका। तो वहाँ इंटॉलरेंस का पैदा होना, वहाँ ये बात कहना कि हम एक दीवार खड़ी कर देंगे, इमिग्रेंट्स को नहीं आने देंगे, तो डेफिनेटली ये तो अलग तरह से एक विचित्र इशू है, क्योंकि अमेरिका वैल्यूज़ पर गर्व करता है। तो ये पूरा का पूरा जो हमारी आज की डिस्कशन थी। एक आर्टिकल जो कल का है वो अभी भी हमारा बाकी है, वो हम अब कल ही डिस्कस करेंगे। जो सेटा था, कनाडा और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो एग्रीमेंट साइन किया है, वो कल डिस्कस करेंगे हम। थैंक्स वेरी मच फॉर डिस्कशन।